तो आप तो बड़ा अल्ताफ हुसैन साहब के नजदीक रहे होंगे, कैसा पाया अल्ताफ हुसैन? अल्ताफ हुसैन एज ए लीडर मैं समझता हूँ बहुत काबिल है। एमक्यूएम छोड़ी क्यों? एमक्यूएम के अंदर जो है ना वो स्टेगनेंसी आ चुकी है। अल्ताफ हुसैन साहब आज भी अगर एक्टिव हो जाए या उस वक्त भी थे तो उन्हीं की ही जिम्मेदारी है। आपको लगता है इसकी वजह से महाजर वोट बैंक जो था वो दिल बर्दाश्त हुआ? मैं तो आपको बता रहा हूँ महाजर वोट बैंक 97 तक आपके साथ। मुस्तफा कमाल साहब मेयर बने ना, पूछे ना बुला के इनसे कितने टाउन आपने वाज़े अक्सरियत से जीते थे 2005 में? ज्यादा नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द हसन अब्बास शो ऑन पाकोलॉजी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। कराची में सियासत में हम उनकी बड़ी आवाज़ें सुनते रहे हैं। एमक्यूएम से उनका ताल्लुक़ रहा, पीएसपी में रहे, अभी पीपल्स पार्टी के अंदर है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं आईटी के सिंध के। रज़ा हारून साहब, रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और हमारे शो में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हसन अब्बास भाई आपका शो में बुलाने का। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड। रज़ा भाई कहाँ गायब हैं, सियासत से इतना दूर दूर क्यों हैं? नहीं, सियासत से दूर तो नहीं हो सकते जब आपने 30-35 साल मुख्तलिफ सियासत की हो, सियासी जमातों के साथ और अवामी नौयती की हो। ब्रेक ज़रूर ले लेता है बंदा, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस तरह की वो सियासत कर रहा होता है, जिन लोगों के साथ कर रहा होता है, वहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बन पाती। इत्तफाक बहुत सारी बातों में नहीं हो सकता, हो सक रहा होता तो फिर वो एक ब्रेक लेना पसंद करता है। तो मैं ब्रेक पे था, उस ब्रेक के बाद अब रिटर्न किया है। तो मतलब ब्रेकअप खत्म हो गई है, अब फिर हम रज़ा भाई को स्लोली आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अब वो रोमानवी, जज्बातवी और सेंटिमेंटल किसी की पॉलिटिक्स अब नहीं करनी। ठहराव आ गया मतलब। हाँ, लॉजिकल पॉलिटिक्स करनी है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी है, जिसमें प्रैग्मेटिज्म हो। सियासत का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मसाइल का हल करे इंसान। उसके हवाले से बिल्कुल प्रैग्मेटिक किस्म की, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे उस सियासत के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। रज़ा भाई कितने साल दी है एमक्यूएम को? एमक्यूएम को बराह रास्त आप समझें 87 से लेकर के 2015 तक। क्या चीज़ ऐसी थी जिसने अट्रैक्ट किया कि टूवर्ड्स के यार मैं एमक्यूएम सियासत में आऊँ? 87 का जो दौर है वो बुनियादी तौर पे 86 के बाद है, और 86 का जो दौर है वो कराची के अंदर कुछ सानेहात बड़े रेलेवेंट हैं जो उस ज़माने की जो 18-20 साल के लोग हैं वो उसको रिलेट कर सकते हैं। सुराबगोट का वाक़या है, कस्बा अलीगढ़ का वाक़या है, इसी तरीके से ग्रीन टाउन, शाह फैसल टाउन के वाक़यात हैं। बहुत सारी टसल्स थी, सानेहात थे, फसादात थे, जिनको लेकर के फिर कुछ महरूमियाँ थी। अच्छा। और वो महरूमियाँ थी मेरिट का असूल ना होना, प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले ना मिलना, नौकरियों में कोटा सिस्टम से जो है वो इस्तेसाल का होना। तो ये तमाम चीज़ें लावा पक रहा था। तो महाजर कौम जिसको हम कहते हैं, या उर्दू स्पीकिंग जिनको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है, ये ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ तलाश कर रहे थे कि जिससे अपने आप को रिलेट करके, मुत्तहिद करके उस आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म की शक्ल दे सके। टाइम के यूथ ओरिएंटेड और पब्लिक और यूथ बिल्कुल यूथ का काम था। ये यूथ का काम था एमक्यूएम। ये अल्ताफ साहब जो बानी हैं एमक्यूएम के, वो जब एमक्यूएम बनी 31 साल के थे, और जब उन्होंने एपीएम से बनाई तो 25 साल के। तो यूथ है ना बेसिकली। एमक्यूएम की पूरी लीडरशिप सराय अजीम तारिक के बिलो 30 थी। अच्छा। फारूक सत्तार साहब 87 में मेयर बने, 29 साल के थे। सो इसी इट वाज अ यूथ कल्चर और यूथ बल्ज था जो सारा का सारा बहुत सारा जमात इस्लामी में होता था। उसको छोड़ा, कुछ लोग पीपल्स पार्टी थे, उसको छोड़ा, और ये सब लोग, क्योंकि एक कौमियत का तस्वुर आया, एक माइनॉरिटी का हमेशा ये होता है। माइनॉरिटी जब अपने आप को समझने लग जाए लोग, वो चाहे मजहबी बुनियाद पर हो या सोशल या पॉलिटिकल बुनियाद पर हो, वो फिर मुत्तहिद हो जाते हैं। तो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से इंसानियत के बाद महाजिरों ने मुत्तहिद होना मुनासिब समझा, और 87 में फिर कामयाबी मिली आपको बल्दियाती इलेक्शन में, जो अनप्रेसिडेंटेड है कि 84 में पार्टी बन रही है और 2 या 3 साल में वो पार्टी कराची हैदराबाद का मेयर बना रही है। रीज़न सिर्फ ये है कि इस पार्टी के साथ यूथ जुड़ गया। तो जिस पार्टी के साथ यूथ जुड़ जाता है 25 से 30-35 साल की उम्र का, वो फिर उस पार्टी को शिकस्त देना बहुत मुश्किल काम होता है। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है यूथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का होना? अभी भी कोई ऐसी सियासी जमात है जो यूथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रही हो? मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं, लाजमी। अच्छा। हाँ, इसके बगैर तो जो हरावल दस्ता होता है ना किसी जमात का, जो खून होता है किसी जमात सही का, है। वो यूथ है।
18 साल से लेकर के एटलीस्ट 34 साल की, ये इसको हम यूथ में लेते हैं, ओल्डर यूथ ले लें या यंगर यूथ ले लें, ये 18 से 34 के बीच में होता है। तो ये जिस पार्टी के साथ होंगे उसका ये हरावल दस्ता होंगे, उसका इंजन बहुत मजबूत होगा। अच्छा। और आपको इंजन मजबूत चाहिए होता है। पार्टियां बदकिस्मती से अपना नैरेटिव चेंज नहीं करती वक्त के साथ साथ। जो आज से 25-30 साल पहले यूथ के इश्यूज थे वो आज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। और आज के यूथ के इश्यूज जो है ना वो आज से 25 साल बाद नहीं होंगे। हमारी पार्टियों की स्टैग्नेंसी ये है, वो उनका जो अपना पूरा पोटेंशियल होता है, क्योंकि वो अपनी लीडरशिप में चेंज नहीं लाते, अपनी लीडरशिप में यूथ को वो मौका नहीं देते, तो उनका नैरेटिव वही 25 साल पुराना रह जाता है। और वो यूथ जो है वो आगे बढ़ चुकी होती है। बिल्कुल। तो नतीजन आज की जो यूथ है वो आपके साथ उसकी रिलेशन ही कोई नहीं है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती है वो। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब तक जमात इस्लामी के साथ यूथ थी, जमात इस्लामी की सक्सेस स्टोरी है कराची के अंदर, 79 का बल्दियाती इलेक्शन और 83 का। जी हाँ, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब दोनों दफा इलेक्शन जीत कर मेयर बने। सही। तो एमक्यूएम ने शिकस्त इसलिए दी थी कि वो सारा यूथ बल जो है, उन तमाम वाकयात 83 के बाद जो सारे वाकयात हुए सानियात, उन्होंने फिर एमक्यूएम की तरफ रुख किया। एमक्यूएम के बाद यूथ की फोर्स आई, एमक्यूएम ने आपको रिजल्ट दिया। आज वो यूथ की फोर्स, आज आप बात कर रहे हैं, आज वो यूथ की मेजर फोर्स पीटीआई के साथ है। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो तलबा यूनियंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया, उससे ये आपकी यूथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स बड़ी खतरे में गई, ख़त्म होती गई? सियासत में हसन भाई जो आपकी लाइफलाइन है ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लिए लाइफलाइन होती है, जहाँ से लोग अंदर आते हैं, ट्रेंड होकर आते हैं। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक आपकी होती है स्टूडेंट यूनियन से लोग आ रहे हो, लेकिन स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन नहीं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट गलत है। सियासी जमातों का काम नहीं है स्टूडेंट यूनियन। बिल्कुल ऐसे ही है। उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन हो जो कि ए पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, वो उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरी होती है लेबर। सही है। लेबर यूनियन से जो लोग आते हैं वो लीडर्स होते हैं। बिल्कुल। वो स्ट्रगल किए हुए लोग होते हैं, वो इश्यूज को जानते हैं, उनकी एक बड़ी शिद्दत होती है उनकी सियासत के अंदर, क्योंकि वॉइस वो वर्क फोर्स के मसाइल को जानते वाले। तीसरा इसमें जो बुनियादी इनपुट होता है सियासत के अंदर लीडरशिप का जो होता है, जिसका हमारा तीनों का फुकदान है, तीसरा हमारे पास होता है लोकल गवर्नमेंट का। सही है। जहाँ से एक बंदा मुकामी सतह पे काउंसलर बनता है, फिर वो ऊपर आता है, तो वो उसको अवामी सतह पे बल्दियाती मसाइल की ना सिर्फ उसको जानकारी होती है, बल्कि उसके मसाइल पता होते हैं, उसको प्रैक्टिकल उसका हल पता होता है ना, क्योंकि वो आज से कर रहा है। ये 3 लाइन्स हैं, ये 3 रूट्स हैं हर नौजवान के लिए। सियासत मान गए, बाहर के मुल्कों में यही होता है। सही है। हमारे यहाँ तो मतलब विरासत में आती है ना चीज़ें, या एक बहुत अच्छा बंदा है उसको आपने डायरेक्ट उठाया, कारोबारी आदमी को एनए का टिकट दे दिया, आपने उठाया एक बंदे को सेनेट का टिकट दे दिया। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर तो उस बंदे को जिसको आप पार्टी का टिकट देने जा रहे हैं उसकी कारकर्दगी देखी जाती है। क्या ये स्टूडेंट यूनियन से आ रहा है, क्या ये लेबर वर्क फोर्स से आ रहा है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, या ये लोकल गवर्नमेंट को सर्विस देकर आ रहा है। तो कोई ना कोई अवामी सतह की नुमाइंदगी आपके पास होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ तीनों बदकिस्मती से सियासी जमातों की लीडरशिप लेवल पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे नहीं नजर आते आपको। ये इसीलिए आपको देखा जाता है किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई ब्लू आइड है, या कोई बंदा है जो 92 में चेयरमैन था स्टूडेंट यूनियन का, तो आज भी अपने को वो उसी तरह का यूथ समझ के जो है ना, वो 50 साल बाद भी समझ रहा है कि मैं यूथ हूँ। क्योंकि मैं एक ज़माने में चेयरमैन था किसी सियासी जमात की तलबा तंजीम का, तो मैं आज भी उसी तरह बिहेव करूँ। नहीं भाई, आपका दिमाग 55 साल का हो चुका है, अब आपको 25 साल के बंदे के लिए जगह छोड़नी है। जब आप 25 साल के थे, आपकी परफॉर्मेंस थी, वो आज आप नहीं कर सकते। सो ये 3 बड़े बुनियादी रूट्स हैं किसी भी सियासी जमात की कामयाबी के अंदर। अच्छा रजा भाई, ये बताएं एमक्यूएम छोड़ी क्यों? क्या नाराजगियाँ हुई, क्या इख्तिलाफात हुए, क्या तंग आ चुके थे एमक्यूएम से, या आप समझते थे कि एमक्यूएम आपको अपने उस रास्ते पर नहीं? मैंने एमक्यूएम जब छोड़ी थी और पीएसपी में शमूलियत हुई, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उसमें खुलकर वजूहत बताई थी कि एमक्यूएम के अंदर जो है ना, वो स्टेगनेंसी आ चुकी थी और उसकी जिम्मेदारी या उसका इल्ज़ाम या उसका कसूरवार उसके लीडर थे। उनके जो भी उस वक्त शुगल थे या जो भी उनकी कैफियत थी, उस कैफियत में उनके साथ काम करना इंतहाई मुश्किल था। बहुत सारी वजह मैं रिपीट नहीं करूँगा, ज़माने हमारे लीडर रहे थे। असूली पॉलिटिक्स से हट के पावर पॉलिटिक्स की तरफ बहुत अरसे पहले एमक्यूएम 97 के बाद कभी असूली सियासत नहीं की। एमक्यूएम ने हमेशा सियासत 97 से पहले तक की एक दास्तान अलग है। 97 के बाद से चूंकि आपको गवर्नमेंट के अंदर एक मेजर रोल मिलता रहा, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, 97 में आपको मेजर रोल मिला, बदकिस्मती से 98 में गवर्नर राज लगा, हकीम सईद साहब का मर्डर हुआ
और आपके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो 1-1.5 साल में आपको छोड़ना पड़ा। 97 में जो आपको शेयर मिला था, बहुत बड़ा शेयर मिला था, फिर उसके बाद आपको 99 से लेकर के 2001 तक मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो आ गए टेक ओवर किया तो एमकेएम पे ऑपरेशन रहा। बिल्कुल 2001 के बाद 2002 में उन्होंने आपको मेजर मैसिव शेयर दिया, यानी कि गवर्नर भी आपका लगा दिया, सूबाई वजारतें आप देखें ना 2002 की, कि होम मिनिस्ट्री आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, लोकल गवर्नमेंट आपके पास बड़ी है, मिनिस्ट्रियाँ पीएनडी आपके पास है, फाइनेंस आपके पास है, यानी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ आपके पास हैं। गवर्नर आपका बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है पर्सनल आपकी तमाम कामों में, प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड है, सूबे का चीफ मिनिस्टर मरहूम मिन्नत की मेजॉरिटी पार्टी कोalition की। उस ज़माने में से एमकेएम जो है वो अपनी असूली तंजीमी आइडियोलॉजिकल सियासत से हटी और कमर्शियल सियासत की तरफ चली गई। क्या पैसा मटीरियल क्योंकि मैं बस इसको कमर्शियल और मटीरियल से सियासत कहूँगा, उसको आप पैसा समझ लें, शोहरत समझ लें, तो मफादात की सियासत शुरू। सब ने देखा ना क्या हुआ है शहर के अंदर। असल बात भाई ये शहर कराची तो विटनेस है ना, कोई आप चले मैं कहता हूँ जो भी इन्होंने किया हो, जो भी कह सके, वो तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने, मुकदमा जाने, लेकिन जो आपकी बुनियाद थी, जो आपके बुनियादी मुतालबात थे, अगर वो आप 2002 से 2007 की हुकूमत में भी नहीं मनवा पाए तो फिर तो आप सियासत ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं ना, इज्तिमाई मफाद तो आपका ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के अल्ताफ हुसैन साहब, देखिए अल्ताफ हुसैन साहब आज भी अगर एक्टिव हो जाए या उस वक्त भी थे तो उनकी ही जिम्मेदारी है, फैसले वही करते थे। अगर सारी अच्छाई अच्छे काम उनके खाते में लिखे जाएंगे तो फिर उनको बुराइयों को भी ओन करना पड़ेगा। वो बुरे काम करते हुए ये नहीं कह सकते कि फला आदमी, ढिमका आदमी जैद या बकर जिम्मेदार था, तो ये तो फिर वो अच्छी बात नहीं कर रहे। जब मैं कह रहा हूँ कि एमकेएम की अच्छाइयाँ, एमकेएम का डिसिप्लिन, एमकेएम की कामयाबियाँ ये अल्ताफ साहब की मरून मिन्नत था, तो फिर एमकेएम की बुराइयाँ भी उन्हीं के खाते में लिखी जाएंगी, एमकेएम का डाउनफॉल भी उन्हीं के खाते में लिखा जाएगा, उनकी कैफियत के खाते में लिखा जाएगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये क्या समझते हैं कि एमकेएम की डाउनफॉल की बुनियादी वजह क्या? देखिए एमकेएम का डाउनफॉल जो है ना हसन, वो 2001 से शुरू हो गया था। सही है, ये बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते शायद। वो तो कहते हैं कि 2001 में 2 में तो फिर वो फुल पावर में थे। और देखिए पावर में आ गए थे, 2002 के इलेक्शन को याद करें ना, 2001 में एमकेएम ने सियासी गलती करी और उस वक्त के बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया। सही है, नतीजन नेमतुल्लाह खान साहब मेयर बने, ठीक है, उनकी टीम मुख्तलिफ टाउनों में टाउन नाजिम लग गई, परफॉर्मेंस अच्छी थी, ईमानदार आदमी थे, मेहनत से काम करते हैं जमात इस्लामी वाले, उन्होंने अपना मकाम बनाया और उस मकाम का रिजल्ट अब हुकूमत को छोड़ दें। मुझे बताएं 2002 में एमकेएम 4-5 सीटें क्यों हारी? कौमी असेंबली की 5 सीटें हारी ना एमकेएम 2002 में। सही, 4 तो कराची में हारे आप, जिसमें नसीम जलील की सीट हारे, एम ए जलील की सीट हारे, आप गुलशन इकबाल की सीट हारे, यहाँ से डिफेंस से अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जीते थे, पीआईबी से मोहसिन मेहनती साहब जीते थे, भुट्टो साहब जीते थे गुलशन वाली सीट, और एक पाक सीट, 4 सीट जमात इस्लामी साहब हारे कौमी की 2002 में। हैदराबाद से आफ्ताब शेख साहब हारे। तो आपके 2 डिप्टी कन्वीनर 2002 में हारे। अच्छा, जी हाँ, तो ऐसा नहीं, उसके बाद गवर्नमेंट में चूंकि आप मुशर्रफ की चले गए थे तो आपको बड़ा शेयर मिल गया। नतीजा क्या हुआ, आपने फिर काम किया, जैसे भी किया, जो भी किया, 2005 में आपका मेयर आ गया शहर में। आप समझते हैं कि जब तक एमकेएम ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करी वो ज़्यादा पॉपुलर रही, और जब प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करी तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो नीचे? एमकेएम का प्रॉब्लम यही रहा कि एमकेएम जो है वो ये तय नहीं कर पाई कि उन्हें वफाक की सियासत करनी है या सूबे की सियासत। सही है, उनको जब मौका मिलता था सूट करता था वफाकी करते थे, जब मौका मिलता था सूट करता था वो सूबे ही करते थे, और जब उनको मौका सूट मिलता था वो एकदम से माजिर बन जाते थे। 97 की देखिए बहुत सारी बातें, चलें आपके पॉडकास्ट से बहुत सारी बातें मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 97 में 26 जुलाई 97 जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क़याम अमल में आता है। सही है, ठीक है, क्या बड़ी बात हुई थी उस दिन? उस दिन 2 बातें बहुत बड़ी हुई थी, अच्छा, बल्कि 3 बातें। नंबर 1, आपने अपना नाम चेंज किया, माजिर कौमी मूवमेंट से उसको मुत्तहिद, यानी माजिर को आपने साइड में कर खुद मिटाया ना। सही है, दूसरा काम आपने ये किया कि आपने परचम को तब्दील किया, परचम पे माजिर लिखा होता था, आपने हटा दिया। सही है, क्या अब इस पर सिर्फ एमकेएम लिखा जाएगा, जी अल्ताफ लिखा जाएगा, माजिर हटाया वहाँ से। तीसरा काम आपने क्या किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है 26 जुलाई 1997 की, निकलवा लीजिएगा, सही है, जो भी आपका व्यूअर है निकलवा के देगा। ठीक है, आपने ऐलान किया कि आज से सिंध में 2 कौमें आबाद हैं, एक है सिंधी बोलने वाले सिंधी और दूसरे हम उर्दू बोलने वाले सिंधी। ठीक है, अब माजिर अपने आप को उर्दू बोलने वाले सिंधी कहे, लिखे और पुकारे जाएंगे, और एमकेएम की प्रेस रिलीज सारी उठा के देख ली उसके बाद आप
और ये बात जब तक कि उनको सूट ही नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा उर्दू बोलने वाले से। अच्छा, यस, और ये बातें कब हो रही है? 97 में? 26 जुलाई 97 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुत्तहिदा का क़याम का ऐलान, महाजिर गवर्नमेंट को बंद कर दिया गया। फिर वो महाजिर गवर्नमेंट आफाक अहमद साहब ने ले ली, सही है। जिसका 40वां अब अभी मना रहे थे। ये तो आपके पास है ही नहीं ना, हाँ, जिस चीज़ का आप 40वां मना रहे हैं, ये तो आफाक अहमद साहब के पास है, हाँ, 18 मार्च वाली। आपके पास तो जो एमकेएम है वो 26 जुलाई वाली भी नहीं है, आपके पास जो एमकेएम है तो 22 अगस्त वाली है। हाँ, तो इसी तरह कन्फ्यूजन ना। तो लेकिन मैं आपको एक काम की बात ही बता रहा हूँ कि 26 जुलाई 1997 को तो ये अल्ताफ साहब थे ना, हाँ, इन्होंने अनाउंस किया ना कि आज से महाजिर नहीं है। हाँ। फिर जब सूट किया इनको कुछ सालों बाद, फिर वो महाजिर महाजिर बन गए। इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं थे ना। आप आज बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं और उधर वो बैठ के टिकटॉक निकाल रहे हैं, तो उनसे कोई पूछे ना कि सर आप ही तो थे, ये सब करते थे, ये लतीफ़े, ये कलाबाजियाँ, पूरी कौम ने आपके ऊपर ट्रस्ट कर दिया ना, आपको अपना मैंडेट दे दिया, उसके बाद आप ये सब कर रहे थे। जब आपको सूट करता था मुत्तहिदा बन जाते थे, जब वो सूट करता था महाजिर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इसकी वजह से महाजिर वोट बैंक जो था वो दिल बर्दाश्त हुआ? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, महाजिर वोट बैंक 97 तक आपके साथ, हाँ। जो जेन्युइन वोट आपको पड़ा है 97 तक पड़ा है। फिर उसके बाद वोट 2002 वाला जो वोट वोट आ बैंक है, मैंने आपको बता दिया। हाँ। 2005 वाला आपको बताया था, जैसे मुस्तफा कमाल साहब मेयर बने ना, पूछे ना बुला के इनसे हाँ। कि कितने टाउन में आपकी वाज़ अक्सरियत थी, कितने टाउन आपने वाज़ अक्सरियत से जीते थे 2005 में? सर ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, ये साइड का टाउन है, जमशेद टाउन है, गुलशन टाउन है, बराबर नेक टू नेक थे ना। कहीं आप नीचे थे नंबर में, कहीं 5 यूसी आपके पास थी, कहीं 6 यूसी आपके पास थी, कहीं में मेजोरिटी नहीं थी। मेरे ख्याल में कोई 5 या 6 ऐसे टाउन थे। अच्छा, तो आपने आज़ाद यूसियों को अपने साथ मिलाया ना, बिल्कुल। तो आपके 14 टाउन बने ना। काउंसिल में आपके पास वाज़ अक्सरियत थोड़ी थी। तो एमकेएम ने कोई बहुत बड़ी कामयाबी 2005 के इलेक्शन में कोई स्वीप नहीं किया। हाँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो आप एक परसेप्शन देते हैं कि हमारा मेयर आ गया था, भाई कैसे आया था वो भी तो बताओ। स्वीप करके थोड़ी आया था। हाँ। जैसे 88 का इलेक्शन था, स्वीप था। 90 का इलेक्शन था, स्वीप था। 93 वाज द बेस्ट, क्योंकि आपने कौमी का बॉयकॉट किया, कामयाब तरीन। सूबाई का आपने 2 दिन बाद इलेक्शन लड़ा, उड़ा दिया आपने। 97 का क्लीन स्वीप था। 2002 का क्लीन स्वीप नहीं था। 2002 में तो खैर 5 सीटें हारे आप। ये मैंने आपको 2005 की कहानी सुना दी। मतलब उसके बाद फिर 97 उसके बाद बताएं 2008 के अंदर क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ? बुरा हाल हुआ। बुरा हाल हुआ। 2018 आपके सामने 4 सीटें भागे। जो ग्रेजुअल डिक्लाइन था, अल्ताफ साहब तो 2016 में गए ना, तो अल्ताफ साहब से पूछे ना, 2002 में भी तो आप ही थे भाई साहब। हाँ। जब 5 सीटें आ रहे तो फिर कौन से तोप चला रहे थे आप? या 2005 में जब ये हो रहा था बल्दियाती इलेक्शन, निकाले ना ओरिजिनल रिजल्ट, तो बताए ना क्या तोप चल रही थी आपके होते। अच्छा, आप तो बड़ा टाइम लंदन में भी आपने गुजारा। हाँ। फिर आप मेरे ख्याल से 2007 में आपकी वापसी जी। हुई, तो आप तो बड़ा अल्ताफ हुसैन साहब के नज़दीक रहे होंगे। जी। कैसा पाया अल्ताफ हुसैन साहब? बहुत अल्ताफ हुसैन एज ए लीडर मैं समझता हूँ बहुत काबिल आदमी। अच्छा। जब तक कि वो अपने सेंसेस में था, जब तक कि वो एक्टिव थे, और मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा काबिल आदमी, ज़हीन लीडर, हाँ। और पब्लिक से टच में रहना लीडर। अच्छा। और मुशावरत पे यकीन रखना लीडर मैंने नहीं देखा। गलत परसेप्शन के मुताबिक कि वो सारे फैसले खुद ही करते थे। हाँ, आखिरी फैसला उनका होता था, और सारे फैसले वो रद्द नहीं करते थे। ये उस वक्त तक की बात है जब तक कि वो ओपन टू डिस्कशन थे, ओपन टू कंसल्टेशन थे। सही। कैफियत थी डिस्कशन करने वाली। वो कैफियत कब खत्म हुई? मुझे लगता है कि वो 2009-2010 के बाद उन्होंने अपनी चीज़ जो है ना वो खुद खराब की। अच्छा, बड़ी बातें अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी की जाती है कि भाई वो शायद अल्कोहलिक हो गए, या वो डिसीजंस खुद नहीं लेते थे, होश में नहीं होते थे। इसमें भी कोई सच्चाई है या सिर्फ माज ये बातें ही? मैं समझता हूँ आदमी ये सब बातें करना भी फजूल है ना, इररिलेवेंट है आज के दौर में। हम क्या उनकी बुराइयां करके क्या हासिल कर लेंगे, या वो अपनी बुराइयां सुन के क्या मिल जाएगा उनको खुद सोचना चाहिए क्या हुआ, कैसे हुआ। इतनी ग्रिप हो जिस बंदे की, वो जितनी ग्रिप हो कि वो लाखों के क्राउड को, हजारों के क्राउड को रुला रहा है और हंसा रहा है। सोचे ना कभी बैठ के, वो छोड़े ना दूसरी में उंगलियां उठाना। आप एक उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ उठी हुई होती। तो आप लोग ने भी कभी उन्हें समझाने की कोशिश की थी? उस सब क्या, सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। सब लोग गए, मुख्तलिफ वक्तों पे गए, उनके हाथ पैर पकड़े, इलाज पे भी कराया उन्होंने, सब कुछ कराया। लेकिन चूंकि उनकी ज़ाती नौयत की बातें हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करना, जिन लोगों को अच्छा लगता है उनकी ज़ात के ऊपर बात करना, वो करते रहें, मैं अवॉइड करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि उनका भी कभी बैठ के लीडर रहे ना, कभी अपने ऊपर भी एक नज़र डालने की करा किया उन्होंने।
ये सारी जो उनकी शहंशाहियत थी या उनकी राजधानी थी बर्बाद कैसे हुई उनके हाथ से? जिस आदमी का टोटल कंट्रोल हो, कैसे लूज कर दिया उन्होंने? आपको लगता है इतने अरसे सियासत में रह के वो कंट्रोल कभी उनका वापस आएगा, फिर वो कभी दोबारा सियासत के अंदर रेलिवेंट होंगे? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब का? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वो रेलिवेंट हो सकते हैं। मुझे ये तो ज़रूर है कि उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके लिए बहुत सारे लोगों के दिलों में नरम गोशा भी होगा। अच्छे वक्त भी देखे ना लोगों ने, हमने भी अच्छा वक्त देखा उनके साथ, तो ऐसा नहीं कि हम टोटली उनके लिए बुरा ही सोचते हैं रोज। लेकिन कमबैक हो सकता है, ना तो ये वो अल्ताफ हुसैन है, ना ये वो जवानी की उम्र है उनकी, और ना आज मेरे हिसाब से अल्ताफ हुसैन साहब के पास कोई ऐसा नैरेटिव है जो ये 18 से 34 साल वालों को अट्रैक्ट कर सके। और शायद सियासत के डायनामिक्स भी वैसे नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, टूल्स नहीं है ना। आज आप बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो ना, बिल्कुल ये भी अभी 4-5 साल बाद ये भी मतरूक हो जाएगा, कोई नई चीज़ आ जाएगी। सही। तो वो ज़माने के हैं जब प्रेस रिलीज लिखी जाती थी, अगले दिन अखबार में छपती थी। हाँ। तो वो ज़माने की पॉलिटिक्स को, संदास की पॉलिटिक्स को आज उनको कराची की, मुझे नहीं पता कराची की क्या समझ है उनको। लेकिन कहते हैं कि उस ज़माने में जो प्रेस रिलीज एमक्यूएम की तरफ से भेजी जाती थी, उसमें से फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं बदला जाता था। ये भी बात सही है। लेकिन वो उसको पढ़ाते थे सब। अच्छा। हाँ, जो हम तो न्यूज़ भी पढ़ते थे, लिखते थे, बनाने वालों में शामिल होते थे, तो ये उनका अंदाज था कि जब कोई न्यूज़ वो खुद भी बनाते थे तो उसको ग्रुप के सामने रख देते थे कि इसको देख लो, इसकी गलतियाँ दुरुस्त करवाते थे। ये इजाज़त उन्होंने दे रखी थी। और कोई भी बंदा कोई निशानदेही कर दे टेक्स्ट में तो उसकी वो इस्लाह करते थे। लेकिन ये होता था कि जब एक दफ़ा टेक्स्ट चला जाए हाँ। तो फिर उस टेक्स्ट के साथ खड़े होना, क्योंकि वो फिर सबकी अप्रूवल से जा रहा है, सबको साथ खड़े होना। तो आज उनको ये सोचना पड़ेगा ना। आप नोट करें अल्ताफ साहब की गुफ्तगू को, आज भी अभी भी जो लेटेस्ट उनका है, वो एक सेट नैरेटिव है। हाँ। और वो सेट नैरेटिव जो है ना, वो वही है, बस ये फलां वाक़या, फलां हादसा, फलां मर्डर, फलां यूँ, फलां कोटा सिस्टम। मतलब ये वो कई स्टक हुए हुए हैं माजी के अंदर। आज के दौर के मसले मसाइल, आज के यूथ की जो एस्पायरेशंस हैं, वो क्या चाहता है। इससे बाहर गए हुए भी तो तकरीबन अब उन्हें 30 साल हो गए। जी हाँ, तो वो जो उस चीज़ से जो उनकी ग्राउंड पॉलिटिक्स का हिस्सा। देखिए ना, एक आदमी इत्तलात पे चल रहा होता है ना, वो उन्होंने बहुत अच्छा चलाई है पार्टी। सिर्फ ये भी है ना, इतने से बाहर बैठ के, ये भी तो कमाल बात है, नया फिनोमेना है। लेकिन इतने साल बैठ करके फिर आप ग्राउंड से ये तो लूज कर जाते हैं ना ग्राउंड की फीलिंग। सिर्फ इत्तलात पे तो ग्राउंड का फीलर नहीं मिल सकता आपको। जब वो गए थे, शहर कहाँ तक था, आज शहर कहाँ फैल चुका है, उनको अंदाजा भी नहीं होगा इस चीज़ का। उनको अंदाजा ही नहीं होगा कराची आज वो कराची नहीं है। कराची तो पता नहीं, गाड़ी पे चलते हैं तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, साला कराची नहीं खत्म होता। बिल्कुल। बिकॉज वो अब यहाँ ग्राउंड पे है नहीं, और वो जब तक ग्राउंड पे आएंगे नहीं, उनको चीज़ों का अंदाजा नहीं होता। तो अगर वो सियासत में वापस आना चाहते हैं तो उससे पहले उनको मुल्क वापस आना होगा। आपको लगता है कभी वो आएंगे मुल्क वापस? हिज चॉइस। हाँ। हिज चॉइस। अच्छा, ये बताएं, एमक्यूएम के बाद फिर पीएसपी में आ गए आप। हाँ। ये वाकया कैसे पेश आया? क्या थॉट था पीएसपी बनाने का? किस तरीके से पीएसपी में आए? क्या प्लान था? क्या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया? नहीं, प्लान तो उसकी लॉन्चिंग ठीक थी। टू बी ऑनेस्ट, हम जो लोग उसमें आए हैं, कम से कम मुझे पता है नहीं एडवोकेट को, हम दो को तो ये नहीं पता था कि हम सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। अच्छा। हमें ये था कि एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाना है, ऐसे बयानात देने, ओपन आके बात करनी। मतलब जब मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए? नहीं, उससे पहले हमारा कम से कम 1.5 साल से फ़ोन पे पार्टी की मुश्किलात को लेकर डिस्कशन रहते थे। पर पीएसपी बनाने का? नहीं, पीएसपी तो कभी बनाने का ज़हन में भी नहीं है, पार्टी का भी नहीं गुफ्तगू हुई। अच्छा। हाँ, बहुत से लोग आपस में गुफ्तगू करते थे और परेशान रहते थे हालात से, कि अल्ताफ साहब को सुबह मूड कुछ, सुबह हंस रहे होते थे, शाम को रो रहे होते थे, रात को हंसना शुरू कर देते थे, तो काम नहीं हो रहा था। तो उसको सामने रखते हुए गुफ्तगू दिया कैसे ठीक किया जाए। तो चंद लोगों ने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि उसमें इशरत इल्बाद भी हैं, अनवर साहब हैं, तारिक मीर साहब हैं, बहुत लोगों में आपस में डिस्कस हुआ। यानी इसका खानी साहब थे। मुस्तफ़ा कमाल से कभी हमारी बात नहीं, टू बी ऑनेस्ट, पीएसपी बनने तक मेरी तो मुस्तफ़ा से कभी बात नहीं। अच्छा। हाँ, दीगर लोगों से बात होती थी। तो डॉक्टर सगीर हैं, वसीम आफ्ताब हैं, इनसे हमारा गुफ्तगू यार कैसे ठीक किया जाए, अल्ताफ साहब को कैसे साथ दिला जाए कि यार इससे जो कुछ अब कर रहे हैं नुकसानदेह। सही है। तो उसके लिए तय हुआ कि नहीं यार, कुछ लोगों को ये रिस्क लेना पड़ेगा कि प्राइवेटली उनके हाथ पर जोड़ के देख लिए, अब उनको पब्लिकली आगे जो है ना वो एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये वो थॉट थी टू मेक अ प्रेशर ग्रुप। सही है। और हम जब ये जो मुस्तफ़ा और अनीस कायम खानी आए हैं, ये बगैर हमें इत्तला दिए हैं। ठीक है।
जब ये आ गए, लॉन्च हो गए, तो फिर उन्होंने इत्तला दी। तो हमने कहा ये तो हमने सबने साथ करना था। बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 14 मार्च को मैं यहाँ आया। मैंने उस वक्त तक आप देखें 14 मार्च तक कोई नई जमात की बात नहीं है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई जमात का तस्करा नहीं। सही है, पाकिस्तान का परचम लेके जो है बस हम आए, अल्ताफ साहब ने ये किया, फलाने ने किया, ढिमका ने किया, ये ज्वाइन कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है। 16 को मेरे ख्याल में नीस एडवोकेट यहाँ पर आए, और उसके एक आध दिन बाद ही रात को हमको बुलाया, हम बैठे हुए थे ख्याबन शहर में। तो वहाँ ये बात शुरू हुई कि जी सियासी पार्टी बनानी। हमने कहा अच्छा, सियासी पार्टी तो हमारा इरादा नहीं था बनाने का। तो खैर चूंकि यहाँ आ चुके थे, कमिट हो चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, तो फिर ठीक है, एग्री भी किया हमने। सही है। तो मेरे ख्याल में 11 या 13 बानी अरकान थे जिन्होंने फिर बैठ के, लेकिन वो आइडिया 17 या 16 को ही आया होगा। मतलब मैं आ गया, उन्हीं से एडवोकेट आ गया, उसके एक आध दिन बाद ही फिर हमारे सामने रखा कि सियासी जमात बनानी है। तो हम सब, कम अज़ कम मैं और उन्हीं से एडवोकेट, 2 का तो मुझे पता है क्योंकि हम लंदन में साथ होते थे। सही है। साथ बैठते थे। हम हैरान थे कि यार ये तो नई बात हो गई, लेकिन चलो अब आ गए, करते हैं। तो पीएसपी की जो उठान है 23 मार्च को अनाउंस हो गई। सही है। 23 मार्च को अनाउंस कर दी थी प्रोग्राम में, 23 मार्च को अनाउंस हुई, उसके बाद फिर पेपर वर्क होता रहा रजिस्ट्रेशन का। तो उसके बाद तक हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा कराची से रिस्पांस मिला। मुस्तफ़ा कमाल की एक शख्सियत थी, मेयर का उनके पास टैग था, बैजेस थे, हम सबकी एक अपनी वर्थ थी थोड़ी बहुत। तो उसकी वजह से लोग हमसे जुड़े, नए लोग बहुत सारे जुड़ गए। ये सारा शहर तो अल्ताफ हुसैन का नहीं था ना। सही है। तो मैंने इलेक्शन में रिजल्ट आपको बताया, हम तो सीटें हार रहे थे। तो बहुत से लोग, दीगर जमातों के लोगों ने हमसे रब्ता किया, नए लोगों ने नए लोग रब्ता किया, भाई जो कभी सियासत में नहीं भी थे वो आ गए, और एक अच्छी टीम बनने लगी। और वो अगर कॉन्सेप्ट कायम रहता तो मैं समझता हूँ पीएसपी अपना मकाम बना लेती। अच्छा, और कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए था कि हम एमक्यूएम की रद्द में नहीं आए, सही है। और हम एमक्यूएम नहीं है, ये 2 बातें तय करनी थी, तय होनी थी। लेकिन जब आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात करेंगे तो फिर लगता नहीं है कि हम एमक्यूएम की रद्द में है। अगर एमक्यूएम 2.0 बनाने की कोई कोशिश, ये कह ले, ये भी अच्छा है, कुछ अच्छी टर्मिनोलॉजी है, 2.0 प्रो। हाँ, या आप ये कह लें कि जी आपने अपने अंदर कलर ही वो सारा डाल दिया, आप जिम्मेदार भी एमक्यूएम का जो छोड़ कर है उसी को बना रहे हैं। सही है। तो कहीं से भी आपके अंदर जो नया रंग हम लाना चाह रहे थे, सही, वो आ नहीं पाया। अब नई बात भी पुराने लोग कर रहे हैं, ठीक है। वही आप फिट करते चले जा रहे हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे साहब, उनकी नाकामी है कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाया कि सियासी तौर पे आपको अपने को प्रमोट करने के लिए मुस्तफ़ा को आपने एमक्यूएम से हट के प्रेजेंट करना। क्योंकि अगर लोग एमक्यूएम जैसी ही जमात में जाना चाहेंगे तो फिर एमक्यूएम है ना, उधर ही रहेंगे। तो अगर आप उसी कलर की दूसरी जमात बनाएंगे तो ये तो चरबा कॉपी हो गई। यहाँ क्यों आएंगे लोग, ये तो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो बैठी हुई है ना। उस वक्त तक तो अल्ताफ साहब अलग नहीं हुए थे ना, 22 अगस्त को हुए। तो ये बहुत समझने की कोशिश, ये भी हमारा कलर बड़ा खराब होता चला जा रहा है। इसका रंग जो है ना, अब एक नेशनल पार्टी का रखें। बेशक हमें कामयाबी ना हो इलेक्शन में, लेकिन हम इस पार्टी को लेके चलेंगे तो आगे हम इसको सेल कर सकेंगे। और ये चल, जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, वो लोग आ रहे हैं जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे। बहुत से नाम है मेरे दोस्तों के, अभी एमएनए बन गया, मैं ले सकता हूँ, लेकिन दोस्त हमारे नहीं लूंगा। ये सब हमारे हाथ के लाए हुए लोग हैं। सही, ये एमक्यूएम में मुस्तफ़ा कमाल, इस्लाम खानी को देख के थोड़ी आए, ये तो हमें देख के और चीज़ों को हम उनको कन्विंस करके पार्टी में लाए। बहुत से नाम और लेकर आए, लेकिन वो उनको संभाल इसलिए नहीं सके कि उन लोगों ने आगे देखा कि यार यहाँ भी ये तो कलर एमक्यूएम का है, तो वो तो एमक्यूएम ही चले जाते ना, तो एमक्यूएम में जाते नहीं थे वो। हमने वो अल्टरनेट देना था, वो हम देने में नाकाम हुए, इसलिए पीएसपी नाकाम हुई। तो क्या मसला यह था, क्या अंदर से एमक्यूएम निकल नहीं पा रही थी, इसी वजह से पीएसपी को एमक्यूएम प्रो जैसा बनाने की कोशिश की जा रही थी? मैं समझता हूँ दोनों ही बातें। और कम से कम मुस्तफ़ा कमाल में एक कैपेसिटी थी, अब नहीं है, पहले थी, कि वो अपने आप को क्योंकि एक उनके पास क्रेडिट था मेयरशिप की कार्रवाई का, जो उनके काम थे, क्रेडिट, उस क्रेडिट को वो अगर पॉजिटिवली ले जाते तो वो लीडर बन जाते। आप समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे या अच्छे लीडर? नहीं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। अब तो मुझे नहीं पता अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है भी कि नहीं है, जाहिर है कि टाइम हो गया। हम अम्मी को 14 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, 2010 से तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अब क्या है वो तो पता चलेगा क्या है वो। अब तो एमएनए बन गए हैं, वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी हैं। ये भी एक लंबी कहानी है, मैंने बन गए या बना दिए गए, बस ठीक है, मुबारक हो। क्या समझते हैं 2024 में जो इलेक्शन अभी हुए हाल में, तो एमक्यूएम ने अपनी सीटें सही जीती है, सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन? यार आप ही वो सवाल करते हो ना, इसका जवाब आपको पता हो ना? नहीं, हमें तो कहीं ना कहीं पता हो, लेकिन थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे।
क्या आपका क्या थॉट है? मैं समझता हूँ कि जिस जीत का आप जीत के बाद जश्न भी ना मना सके ना, जिस जीत के बाद आप लोगों से खुल के इज़हार भी ना कर सके कि हम जीते, ये सब अपने आप में शर्मिंदा लोग हैं। कराची के लोग तो जानते हैं कौन जीता। अभी तो एमक्यूएम के पास जो है वो भाई 21 सीटें हो गई है, हैदराबाद, कराची, फिर रिजर्व सीट्स वगैरह मिला के, तो क्यों इतनी आसानी से निकल जाती हैं इतनी सारी सीटें? सब हो सकता है। वोट डालना मसला नहीं, तो वोट गिनना प्रॉब्लम होती है। हाँ, वोट डालने से क्या होता है, वोट काउंटिंग इस जहाँ पे तय होता है ना कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारे यहाँ क्या इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होता है? यार देखिए, जो हमारा आइन है ना पाकिस्तान का, ये दुनिया का जो निज़ाम है, हाँ, जमहूरी निज़ाम, उसमें वजह यही है अवाम को ये एक दिन का वीआईपी स्टेटस दिया गया है इलेक्शन वाले दिन, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या सही है। एशिया हो। क्या हम उस दिन अवाम को आज़ाद छोड़ते हैं? क्योंकि अवाम ने फैसला करना होता है कि पिछले साल हम किससे खुश रहे, किससे ना खुश है। ठीक है। अवाम चुनती है ना, क्योंकि उस हुक्मरान ने फिर उसके सर पे 5 साल बैठना है। तो जब आप उस चुनाव के अंदर 2 नंबरी करते हैं, तो बेसिकली आप 20-25 करोड़ अवाम का दिल तोड़ रहे होते हैं। फिर आप उस 25 करोड़ अवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कौम की, मुल्क की मैशत भी सुधारे। फिर आप उस 25 करोड़ अवाम से, आप बुनियाद क्या लग रहे हैं इस तरह के इलेक्शन, फिर आप उस 25 करोड़ अवाम से उम्मीद रखते हैं कि वो कानून की पाबंदी करे, गाड़ी ठीक चलाए। आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो कमाए, मुल्क की मैशत में हिस्सा डाले। फिर आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो कानून की पाबंदी करे। यार आप उसकी उम्मीद तो उसी दिन तोड़ दी ना आपने। अगर आप उसके मुंतखब नुमाइंदे को आने देते तो उसकी उम्मीद अपने नुमाइंदे से बन। मतलब आप क्या आज वो अवाम का, हाकिम से, जो प्रेम्बल है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि हाकिमियत अल्लाह ताला की, ये अल्फाज हैं उसके, हाकिमियत अल्लाह ताला की है, उसके बाद ज़मीन पे हुकूमत कराने का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है। सही है। यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। अगर आप यहाँ ठीक कर लें तो अवाम का, अपने जब हुकूमत के जो उसके मुंतखब करदा लोग आएंगे तो अवाम का एतमाद बंधेगा हुकूमत। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एमक्यूएम जो है वो वोटों की ताकत से नहीं आई? एमक्यूएम सिर्फ नहीं है, सारे मुल्क का हाल यही है ना। एमक्यूएम को तो खुद ही सोचना चाहिए कि उसने करा क्या है, क्या चीज़ खरीदी है, क्या कीमत अदा की है, तो एमक्यूएम को पता होना चाहिए ना। मैं कम से कम जिन लोगों को जानता हूँ वो तो इस वक्त कोई अच्छी राय नहीं रखता, और ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ जो एमक्यूएम के हमदर्द रहे, जिस शहर के हमदर्द रहे, उनको ये पसंद नहीं आई ये बात। बाकी एमक्यूएम मुबारक हो यार। आप क्या समझते हैं कि कराची से कौन जीता हुआ था? अगर एमक्यूएम ने नहीं जीती हुई थी तो फिर और कौन था जो कराची से? भाई जो जीता था उसको जीतने नहीं दिया ना। अब हमें क्या पता कौन जीता हुआ था, लेकिन जो आम जो वेव चली हुई थी वो तो वाज़े तौर पे एक ही जमात की तरफ थी। कौन सी जमात थी? थोड़ा सा बस जो आपको बात पता हो तो यार वो अपना प्रोग्राम भी चलाए ना, पॉडकास्ट को जारी सारी भी रहने दे। क्यों, अताब में ज़ेर अताब जमात है ना, तो लेकिन आवाम की ज़्यादा हमदर्दियाँ उस जमात की तरफ ही नहीं। अच्छा, ये और एक बात और है, हाँ, ये सिर्फ उस जमात की हमदर्दी का वोट नहीं है, ये बड़ी संगीन बात है, इसको सोचना पड़ेगा लोगों को कि ये सिर्फ उस जमात की हमदर्दी का वोट नहीं है, ये किसी के खिलाफ भी वोट है। अच्छा, अब इतनी बात कर सकता हूँ अपने चैनल पे, कोई गुस्सा भी है? इतनी ही बात कर सकता हूँ अपने चैनल पे हाँ, कि लोगों को भी अब होशियार होना पड़ेगा कि ये सिर्फ किसी सियासी जमात की हमदर्दी में नहीं आया। अच्छा, ये किसी गुस्से का इज़हार भी किसी और जानिब भी है। बिल्कुल। अच्छा रज़ा भाई, ये बताएं कि पीएसपी छोड़ने की क्या वजह बनी? मुस्तफ़ा कमाल साहब से कोई इख्तिलाफ हुआ, अनीस कायम खानी साहब से कोई इख्तिलाफ हुआ, या वो आइडियोलॉजी समझ में नहीं आई? नहीं, इख्तलाफ कोई नहीं है, इख्तलाफ कोई नहीं हुआ, ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई हमारी डिबेट हुई, ना इवन कोई ऊँची आवाज़ में गुफ्तगू हुई। सिंपल ही फैसला हुआ, मेरा तो ज़ाती फैसला ये था कि मैं आपके अंदाज़े सियासत से मेरा इख्तलाफ है, मैं नहीं कर सकता। और जिस तरीके से आप पार्टी को, ये इलेक्शन के बाद की बात है। अच्छा, इलेक्शन की हार जीत से मेरा कोई लेना देना था नहीं, मैं तो इलेक्शन में खड़ा हुआ ही नहीं था। और इलेक्शन हारने के बाद जुलाई में मैं, पता नहीं कब हुए थे इलेक्शन, मुझे याद नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन हारने के बाद मैं दिसंबर में दोबारा आया और पार्टी को हमने रीऑर्गेनाइज करना, और मुझे बुलाया गया अनीस कायम खानी साहब ने कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है तो आपकी ज़रूरत है, सेक्रेटरी जनरल आया। तो मैं आ गया और हमने यहाँ करके उसको रीऑर्गेनाइज करना का सिलसिला शुरू किया कि भाई ठीक है। बहुत से लोग छोड़ के चले गए थे इलेक्शन हारने के बाद, तो हम लोग सारे बैठे और उन्होंने बातचीत की
और हमने लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया। आपको क्या लगता है 2018 के इलेक्शन में पीएसपी को पार्टिसिपेट वैसे करना चाहिए था? नहीं, पार्टिसिपेट तो करना चाहिए था। वो इसलिए करना चाहिए था कि बड़ी मास मोबिलाइजेशन कैंपेन भी होती है ना, जीतना जरूरी नहीं होता। सही है। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो आपको मूवमेंट का मौका मिलता है, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, तो लोगों से राब्ते बढ़ते हैं आपके। आप हारें या जीतें, आपका कैंडिडेट ग्राउंड पे उतरता है तो इलाके को समझता है, नए लोगों से राब्ते होते हैं, तो ये भी इनपुट होता है। हमारा इलेक्शन हारने के बाद ये मेरा इसरार था कि हमें पूरी पार्टी से फीडबैक लेना चाहिए। क्या हुआ, क्यों हार गए, क्या क़यादत की कोई गलती थी, ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलती रही, कोई इंतजामात नहीं हुए थे? इस तरह के सवाल थे 4-5 जो हम चाहते थे कि हम लोगों से पूछे, उम्मीदवारों से पूछे, सीईसी से पूछे, अपनी जिम्मेदारों से पूछे, ताकि हमें फीडबैक मिले कि यार कहाँ प्रॉब्लम थी। हार गए ना पूरी तरीके से। तो फिर कोई फीडबैक मिला? बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और वो फीडबैक मिलने के बाद जब उस फीडबैक को रखना चाहा हमने, तो हमारे दोस्त जो है उन्होंने कहा कि भाई इस फीडबैक की जरूरत नहीं, हमें पता क्या खराबी है। हमने कहा आपको कैसे पता है? इतने सारे लोगों की जो कलेक्टिव विजडम है, ये एक आदमी कैसे बोल रहा है कि मुझे पता है? इसका मतलब है कि अपनी खराबियों को, खामियों को आप सुनना नहीं चाहते। जो बंदा मुझ समेत अपनी खराबी और खामी अपने दोस्त से ना सुनना चाहे ना, वो नाकाम आदमी है। अच्छा, आपके अच्छे दोस्त ही नहीं है हसन भाई। अगर ये बंदा, यहाँ खड़े हुए लोग अगर आपके दोस्त ने है ना, तो इनको चाहिए कि आपकी बुराई आपको बताएं। सही। अगर ये आपकी बुराई, आपकी खामी आपको नहीं बताती, आपके अच्छे दोस्त नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, किसी के हमने अनाथी कोई वॉट एवर, इट्स अ फ्लॉ इन लीडरशिप। अच्छा, अल्ताफ हुसैन जैसा आदमी भी लोगों से पूछता था कि वो ले लेता था अपनी लिक्विडेशन, अच्छा, क्या खराब हुई, क्या, वो सुन लेते थे और आपको दुरुस्त भी करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ इतनी यंग लीडरशिप है, आप इलेक्शन हार गए हो, उसकी मैसेज आपको रिपोर्ट नीचे से आ रही है, कहीं इंतजामी बदनगानी बता रहे हैं, कहीं कहीं और कमी बता रहे हैं, कहीं पैसे की कमी बता रहे हैं, और बहुत सी एक बड़ा फीडबैक हमारे पास आया। लेकिन उस फीडबैक को ओन करने के लिए हमारे दोनों भाईजान तैयार नहीं थे। अच्छा, तो फिर हमने उनके हाथ में रखा सर्वे, हमने बोला ये आपका सर्वे, ये आपकी अमानत है, ये इन्फॉर्मेशन है, इस पर अगर आपने कुछ करना है, नहीं करना है, करें, मुझे इजाज़त दें आप। मैं तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ ना, मेरा तो एक काम है, ये मेरी ड्यूटी है, इसके लिए मुझे किसी से पूछना नहीं है। आई एम द सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी इन द पार्टी, तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो अगर आपने मुझे बुलाया है रीऑर्गेनाइजेशन के, तो पहले रीऑर्गेनाइजेशन कब, इसलाह कब होती है? इसलाह का पहला दर क्या है, पहला स्टेप क्या है? आप अपनी इसलाह करें। नहीं, इसलाह का पहला स्टेप क्या है? मुझे पता तो ना मैंने गलती की है, मुझे वो गलती पता हो तो मैं इसलाह का उसको दुरुस्त तो जब भी करूंगा ना। मैं कह रहा हूँ मुझे पता है क्या है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, यार ये तो मतलब कोई अकले कुल वाली बात है। तो दैट्स वेयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के। तो मैंने कहा यार ये हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आप इसी फ्लॉ के साथ इन्हीं तमाम चीज़ों को जानते हुए आप काम करने, तो फिर मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो माजरत है। तो मैं खामोशी से चला गया था। 2 साल तक तो मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। सही। पीछे मैं सुनता रहा, ये लोग बैठ के पता नहीं क्या क्या बातें, इलेक्शन हार गए थे तो चले गए। अबे तुम्हारे पास तो वो लोग आए थे जो जीते हुए एमपी थे, उन्होंने आगे सीटें छोड़ी हैं, डॉक्टर सगीर ने और दीगर लोगों ने, तो उन्होंने सीटें छोड़ी हैं। आपके पास तो वो सीटें हार गए। आपके पास तो वो लोग आए जिन्होंने उतना ही रिस्क लिया में आपने लिया था। हमको इलेक्शन जीत रहे थे 2016 में। 2016 में कौन सा इलेक्शन जीत रहे थे पीएसपी वाले? जितना खतरा आपको तो अल्ताफ साहब से, उतना ही हमने लिया था। यानी सर्टिफिकेट ने लिया, डॉक्टर सगीर ने लिया, वसीम आफ्ताब ने लिया, सलीम ताजिक ने लिया, इफ्तिखार अंदावा ने लिया। आप कोई मतलब स्पेशल लोग थे कि आपको कोई स्पेशल खतरा थे? पीएसपी में कोई वन मैन शो दिख रहा था? नहीं, वन मैन शो का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मतलब बस खुद एक होता है ना कि वो मतलब एक आपके साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं भाई, वो भी एक नाम वाले, कुछ आपसे सीनियर हैं, कुछ आपसे जूनियर हैं, कुछ आपके बराबर के हैं। आपके सबसे सीनियर आदमी तो नहीं हो ना पार्टी के। इवन अनीस कायम खानी इज नॉट हमसे इतने सीनियर थोड़ी हैं कोई उम्र में ना उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे आदमी आपको एक बात कर रहे हैं और आप एक बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने फिर यही कहा कि बेटे सलाम अलैकुम, आपसे लड़ाई तो नहीं है ना हमारी आपके साथ, तो कहीं हमारा इख्तिलाफ नहीं हुआ। ये हुआ कि बस हो गया यार आपका, और ये कह गया कि आपको इसी तरह चलोगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आप रॉन्ग ट्रैक पर है। आप अपनी गलतियों को चूंकि सुनना नहीं चाहते, आप इसलाह नहीं करेंगे, आप इसलाह नहीं करेंगे, आपको यही वाली शिकस्त दोबारा होगी। नतीजा क्या हुआ कि चेयरमैन खुद खड़े हो गए बल्दिया के बाई इलेक्शन में, हार गए पूरी तरीके से। बिल्कुल। अब भी रिजल्ट वही है, किस्मत नहीं, रिजल्ट वही है, किस्मत नहीं है। किस्मत बदल गई। नहीं 200% भाई। सियासत में किस्मत ज्यादा मैटर करती है या टाइमिंग है, किस्मत है, बस रिजल्ट तो कुछ और है। लेकिन चले मुबारक हो। तो आपने पूछा वजह क्या थी, जो लोगों में जाकर उन्होंने बात की ना, वो इंतहाई बेहुदा बात।
कि इलेक्शन हार गए तो ये लोग चले गए थे। नहीं भाई, आप तो इतने तोप चीज थे ही नहीं कि आप इलेक्शन जीतते। तो जो लोग आपके साथ जुड़े थे पहले दिन, वो ये सोच के थोड़ी जीते थे आप इलेक्शन जीतेंगे। 2016 में कौन सा इलेक्शन जीते जा रहे थे भैया? या ये सोचा भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ेंगे? मुझे बताओ ना सर, आप भी नहीं थे 2016 में जब हमने पीएसपी बनाई, कौन सा इलेक्शन जीते जा रहे थे? सामने ताकतवर थी एमकेएम खड़ी हुई थी, सही है, दूसरी पीटीआई खड़ी हुई थी, पीपल्स पार्टी शहर में खड़ी थी। आप कौन से तोप चीज से लगे? कौन से मतलब खन्नास भरा हुआ है इनके अंदर यार? तो ये बड़े, हमने तो कभी जवाब नहीं दिया इस बात का, आज दे रहे हैं आपके प्रोग्राम में। उतना बोले इतना लोगों की समझ में लॉजिकल, तो आप बिल्कुल ही क्या बोलते हैं हम लोग, अलर्टअप बात कर रहे हैं। अभी जो मौजूद है एमक्यू में, ये आपको क्या लगता है, ये कंपनी चलेगी, ये एमक्यूएम चलेगी? ये जब मर्जर हो रहा था तो उस वक्त मुझसे डॉन के असफर अशफाक साहब ने रब्ता किया था, आपके क्या कमेंट्स हैं। तो डॉन में शाये हुए मेरे कमेंट्स हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो निकाल के कभी देख लीजिएगा। और उसमें मैंने उनसे कहा था कि नीयतों का फुकदान है, फतूर है, और जहाँ इंटेंट ना होना वो उस चीज़ में कभी कामयाबी। क्या सियासत में वैसे नीयत मैटर करती है रज़ा भाई? हर काम में नीयत मैटर करती है। देखिए सियासत जो है ना, बेसिकली इसको छोड़ दें हमारे मुल्क में कैसी होती है या दो नंबरी क्या होती है। सियासत बेसिकली इबादत है। आप सियासत क्यों करते हैं? क्या शौक पड़ा है? आप अच्छे डॉक्टर होंगे, आप इंजीनियर बन, तालीम हासिल कर रखी है ना सब ने, अपनी अपनी फील्ड में जॉब करते हैं। सियासत में क्यों आते हैं आप? इसलिए आते हैं, आप समझते हैं कि यार मैं लोगों के मसले हल कर सकता हूं, अवामी खिदमत के लिए। यही होता है ना, साथ में थोड़ा मेरा नाम भी बन जाएगा, जरा शोर शराब टेका महका होता है, ये भी शौक होता है इंसान को। लेकिन बुनियादी मकसद होता है कि यार मैं अपने आप को समझता हूँ मैं आवाम की खिदमत कर सकता हूँ। सियासत में आने को कोई वजह नहीं होती हो। शौकिया लोग जो है ना सियासत में फिर ऊपर से आते हैं, नीचे से नहीं आते हैं। हम नीचे से रहे लोग हैं। तो जब आपको ये शौक ना रहे ना, फिर सियासत में मत आए। तो बदकिस्मती यही है हमारी। अच्छा, इतने साल पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासत की आप लोगों ने, फिर आपने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया, ये ख्याल कैसे आया? हु कन्विंस्ड यू फॉर द पीपल्स पार्टी? मुझे नवंबर में मैसेज मिला था जरदारी साहब का। अच्छा, कि जरदारी साहब, मैं लंदन में था, कि वो मुझसे नवंबर 2023 में? नहीं ये नवंबर अभी 2023। हाँ 2023, हाँ देखो साल भी निकल गया। 2023 में मुझे मैसेज मिला कि जी मिलना चाहते हैं तो आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी मैं 2 या 3 दिन के लिए तो आ सकता हूँ, अगर वैसी मुलाकात है तो। हमारी शमूलियत की बात है, शमूलियत तो बाद में, पहले मुझसे बैठ के बात तो करें। ठीक है। तो 11 नवंबर को मेरे ख्याल में यहाँ में आया था, उसी रोज़ मेरी मुलाकात हुई, 1-1.5 घंटे हमारी मुलाकात रही। और मेरा इरादा ना एमकेएम में जाने का था, ना पीटीआई में जाने का था। जरदारी साहब ने बात की कराची की, और कराची में डेवलपमेंट के कामों की हमारी ज़रूरत थी उनको कि आप हमारे साथ अटैच हों ताकि हम कराची की खिदमत कर सकें। तो मैंने उनसे टाइम लिया कि आप मुझे टाइम दें, इस पर सोचता हूँ। मैं चला गया वापस। दिसंबर में फिर उनका फ़ोन आया कि भाई क्या सोचा आपने? तो मैं कह नहीं, मैं समझता हूँ कि आपके पास ही चांस है कराची की खिदमत का, बाकी सब रोमांटिसिज्म है, रोमानवी और इमोशनल बातें हैं, फला पार्टी में चले जाओ। उनको वो रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। तो आप पीपल्स पार्टी का कोई मुतबादिल है सिंध के अंदर? फिलहाल तो नहीं है। देखिए मुतबादिल ये होता है कि आवाम के हकूक जो है ना, वो बेसिकली पार्टियाँ नहीं डिलीवर करती, हुकूमतें डिलीवर करती। सही है। रियासत डिलीवर करती, आइन के तकाजे पूरे करते हैं। और जो इदारे वो हकूक डिलीवर करने की पोजीशन में है इस वक्त, चाहे वो कराची हो या लड़काना हो या कोई भी और शहर हो, सिंध का डिस्ट्रिक्ट हो, वो सूबाई हुकूमत है और मुकामी हुकूमत के जो भी मेयर हजरात हैं। इस वक्त मुकामी हुकूमत का मेयर जो है वो कराची का पीपल्स पार्टी का, सूबाई हुकूमत उनके पास है, हैदराबाद भी उनके पास है। तो यही बेहतर पार्टी है हुकूमत के अंदर जो डिलीवर करने की पोजीशन में, बाकी सब एहतजाज करने की पोजीशन में। तो इसलिए मैंने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की कि जो भी मुझसे मुमकिन हो सकेगा इनकी हेल्प आउट करने के लिए, मेरे तजर्बे की बुनियाद पर जो उनको मुशावरत दे सकूँगा वो मैं तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, ताकि जिन कामों को हम समझते हैं कि प्रायोरिटी बेस पर कराची में होने चाहिए उस पर हमारा जोर होगा। हमने उनको लिख के भी दिए और काफ़ी उस पर हद तक वो जो हमने लिख के दिया उस पर वो काम भी करे। वो इतना सा हमारा रोल है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो जो एमक्यूएम के पुराने लोग हैं या जो उर्दू स्पीकिंग हजरात हैं, क्या उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या बड़े खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करती है? मैं समझता हूँ कि एक हिस्ट्री है ना, बस एकदम से हम लोग को जो है ना किसी खुशफहमी में नहीं चला जाना चाहिए ना। सही। एमकेएम की हिस्ट्री है, कराची में पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री, एक मिथ है। जहाँ एमकेएम के उन लोगों को
पीपल्स पार्टी या किसी दूसरी नेशनल पार्टी में शमूलियत करनी चाहिए, वहीं जो नेशनल पार्टी है उनको भी अपने मिथ दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना। बिल्कुल बेशक वो सच्चे हो झूठे, सही। तो उनको भी काम करना पड़ेगा। वेलकमिंग करने से सिर्फ काम नहीं चलता, उस मिथ की रद्द भी करनी है। अगर तो देखें कराची में आज अगर आप कहेंगे कराची की आवाज़ कौन है, तो आपके जहन में सिर्फ 2-3 नाम, हम नाम नहीं लेते हैं किसी का, लेकिन 2-3 नाम कूदेंगे आपके जहन में कि यार ये कराची इशू पे बहुत वो करते हैं, फन आदमी बहुत बात करता है, जहन में आ गया। लेकिन उनमें से कोई भी जनाब आपके जहन में आ रहा होगा नेशनल लेवल का लीडर नहीं है। सही, वो लोकलाइज कराची का है। सही है। वो इस वक्त ठट्ठा का भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है आइडियलिस्टिकली इस वक्त ऐसी पोजीशन में है, चाहे वो बिलावल साहब हो या जरदारी साहब हो, ये नेशनल लेवल के लीडर है। सही। अगर ये कराची में इंटरेस्ट लेंगे तो कराची में एक नेशनल लेवल का लीडर जो है वो ग्राउंड पे उतरेगा, तो उसकी वैल्यू, उसकी आवाज़ ज़्यादा वजनी होगी जो पूरे मुल्क में सुनी जाएगी। लेकिन आप उस वैक्यूम को पुल करना, उस वैक्यूम को उतर कर कैच करना, कराची वालों का दिल जीतना उस शख्सियत का काम है। वैक्यूम मौजूद है, अगर वो उसमें कूद कर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करते, लोगों को अपना नहीं बनाते, एमकेएम के लोगों को नहीं, एमकेएम के लोग चलो शमूलियत आए ना, एक कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं हूँ ना हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। कराची तो बहुत बड़ा शहर है ना, 3 करोड़ का शहर है, सब तो एमकेएम के लोग नहीं है। बेसिकली एमकेएम को तो अट्रैक्ट भी नहीं करना चाहिए, इनको तो फिक्र करनी चाहिए कि पीटीआई दीगर जमातों को अट्रैक्ट करें जो ज्यादा तादाद में। सही। तो इनको चाहिए कि ये उतरे और कराची वालों के दिल जीते, उनकी मोहब्बत जीते। और कराची वालों के दिल जीतने का बहुत आसान नुस्खा है, आपकी जो जिम्मेदारी है वो कर दें। मेयर आपके पास है, सूबाई हुकूमत आपके पास है, आप डिलीवर कर दें कराची में, कराची वाले आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। भैया जमात इस्लामी के साथ रहे, इन्होंने एमकेएम का साथ दिया, तो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं दे सकते? शर्त आगे बढ़ना, 15 साल से हुकूमत आपके पास है, वो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत करनी होगी, पहल उनको करनी होगी। आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं क्या? पीपल्स पार्टी कराची के और सिंध के शहरी इलाकों के और दीगर ज़िलों के मसाइल हल करने में संजीदा दिखाई देती है जो आपकी लीडरशिप से बात हुई? देखिए मतलूब मतलब बिल्कुल सही दिखाई दी। और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ कराची के नाम से अपना लीफलेट भी इस दफ़ा निकाला, उसमें 7 पॉइंट एजेंडा है, बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, कराची के हवाले से पॉइंट्स है। फिर जो उनका मरकजी मंशूर है उसमें भी अर्बन डेवलपमेंट के हिसाब से बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। और जिम्मेदारी बनती है ना उनकी, पीपल्स पार्टी को भी आप छोड़ दें, जो जिम्मेदारी बनती है सूबाई हुकूमत और मेयर की बनती है ना, तो वो उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। पीपल्स पार्टी 15 साल से इस सूबे पे गवर्नेंस उनकी है और हालात सूबे ये बड़े ख़राब हैं, वो अपलिफ्ट नहीं कर पाए इस सूबे को 15 सालों के अंदर। तो आप क्या समझते हैं अब वो कर लेंगे? मैं समझता हूँ कि हमें उनसे ही मतलब आप और किससे उम्मीद रखेंगे मुझे बताइए ना। तो आपको क्या करना चाहिए सर? आपको पता है कि तो उम्मीद तो उनसे भी नहीं, आप ये 15 सालों पे वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर। हाँ, लेकिन आप 5 साल तक और अपोजिशन कर लेना, फिर 15 साल से तो कर रहे हैं आप, 5 साल और कर लें, या इस 5 साल में आप उनके साथ मिले, आप भी मिले ना उनके साथ। सही हो सकता है उनकी तरफ से इसकी चार्ट हो, मेरे साथ नहीं जा रहा है, हसन अब्बास जैसे आदमी जाएंगे, XYZ लोग जाएंगे, हो सकता है उनको ख्याल है कि नहीं यार शहर के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो डिलीवर भी करेंगे। तो हमें भी एज अ कराचीआइट उनको इतनी जगह तो कम अज़ कम अपने दिलों में दें ना कि यार उनको काम करने का मौका दें, उनको काम करने के लिए वेलकम करें। फिर अगर वो काम करें, डिलीवर करें, तो उसको अप्रिशिएट करें, बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस एज वेल। आपके पास क्या चॉइस है? कराची वाले के पास और क्या चॉइस है? भाई मुस्लिम लीग नून आके काम कराएगी आपका, उसका तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से खड़े हो रहे थे, सीट छोड़ के चले गए, खड़ा होना चाहिए था बल्दिया से। आप कराची में एक दिन के लिए आए इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कराची आने ही गवारा नहीं किया, तो कराची इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो आपके पास ले दे के चॉइस ये रह जाती है। लॉजिकल, देखें मैंने शुरू में एक बात की थी कि लॉजिकल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक बात करें मेरे साथ, रोमांटिक बातें ना करें। ये रोमांटिक बातें कर करके हमने शहर को यहाँ लगे खड़ा कर दिया। एमकेएम ने क्या दिया है शहर को बताएं? सिवाय एक दौर के मुस्तफा कमाल साहब के उसके चंद प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर पासेज और ओवर, और क्या है? कौन सा स्कूल ऐसा काबिल कमाल? कौन सा बड़ा अस्पताल? कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी एमकेएम ने? कोई यूनिवर्सिटी नहीं। 2008 से 13 तो आप भी पार्टनर थे ना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के, वो क्यों भूल जाते हैं हम? 2008 से लेकर 10 तक मुस्तफा कमाल साहब पीपल्स पार्टी के दौर में तो मेयर रहे थे, वो क्यों भूल जाते हैं? और अभी भी पीपल्स पार्टी को अभी 15 साल अब नहीं है, अभी वसीम अख्तर साहब 5 साल मेयर रहे, वो किसके दौर में थे? बिल्कुल, जब आप पीटीआई के साथ गवर्नमेंट में थे एमकेएम, तो आपके 2 फेडरल मिनिस्टर थे इस गवर्नमेंट। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म में शहर से जीते,
आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट इस शहर से जीते, इमरान इस्माइल साहब इस शहर से जीते, गवर्नर बने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, 14 MLA शहर ने दिए PTI को, 4 फेडरल मिनिस्टर थे शहर से, फैसल वाबडा, अली सैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोज नसीम। असद उमर साहब, असद मतलब पिंडी से सीट जीते ना, उमर साहब तो यहाँ से नहीं जीते थे, इस्लामाबाद से थे, ताल्लुक कराची से था। ताल्लुक कराची से मुशीरान थे। क्या दिया उन लोगों ने कराची को भाई? सिर्फ MKM से सवाल थोड़ी बनता है, इनसे भी बनता है ना, PTI से। क्या दिया आपने? जो शहर आपको मेयर दे रहा है, सॉरी प्रेसिडेंट दे रहा है, फिर मेयर वसीम अख्तर बन गए 2015 से 20 तक। MKM की गवर्नमेंट, MKM मेयर बनी है, फेडरल गवर्नमेंट में कोलिशन है, नीचे सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की, इन तीनों ने मिलकर क्या दिया? तो किससे उम्मीद रखेंगे आप यार? PTI को तो हमने 3.5 साल में मुझे बताया ना, बारिशों के दरमियान आके इमरान खान साहब के वादे हैं। अभी पीपल्स पार्टी के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है? मुशावरत का है। मैं तो उनको मुशावरे के तौर पे जो चीज़ मैं समझता हूँ लिख के दे देता हूँ, बताता हूँ, गाइड करता हूँ असद अली साहब को, और वो उसको आगे पार्टी को देते हैं। आपकी बात सुनी जाती है? मैं अपनी बात सुना देता हूँ, कह देता हूँ, ये मेरा रोल है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन के अपने आप को इम्पोज क्योंकि अभी तक हमने इतने, आपको पीपल्स पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन अभी तक हमने उस तरह से आपको मीडिया पे पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हुए नहीं, वो मैं आपको बताऊँ ना, मैं ये चीज़ें मैं कर चुका। इन चीज़ों को करने के लिए मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने आया हूँ। ये मीडिया में बैठना, ये सब करना, ये आप कराची के मसाइल, उनका हल आप अपनी पार्टी लीडरशिप को पहुँचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये हम उन तक पहुँचा रहे हैं, ये हमारी मुशावरत है उनके साथ, ये हमारा तजर्बा से शेयर करें। कल वो बोलेंगे रजा साहब आपने ये काम करना है, बोलेंगे ठीक है हमसे होता है, हम कर देंगे, नहीं होता हम आपकी हेल्प कर देंगे। हमारा रोल इतना है। How much you are inspired with the vision of Bilawal Bhutto Zardari and Asif Ali Zardari? आई एम इंस्पायर्ड। आसिफ अली साहब तो खैर डिफरेंट लेवल के पॉलिटिशियन है ना, वो तो उनका कराची के लिए जो मैंने 1.5 घंटे बात हुई, कुछ हमारी अमानत है, गुफ्तगू ज़ाहिर है, जो उन्होंने उनसे बात की होगी मेरी उनकी अमानत है, वो तो नहीं आपसे करूँगा, लेकिन मुझे वो सिंसियर नज़र आए, इस हद तक सिंसियर नज़र आया कि ही वॉज, जब मैंने उनसे चार्टर ऑफ कराची का फार्मूला डिस्कस किया तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद इट। एक फार्मूला है चार्टर ऑफ कराची का जो मेरा उनसे डिस्कस हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो रजामंद है। उन्होंने उसी वक्त अपनी मंशूर कमेटी को भी भिजवाया कि इसमें अच्छे पॉइंट निकाल, उन्होंने उसमें कुछ पॉइंट निकाल के मंशूर में भी डाले। बिलावल साहब यंग है, टाइम उनके साथ है, वक्त उनके पास है, 2 हुकूमतें उनके मातहत हैं, और कराची की लीडरशिप का वैक्यूम है, सीज मूवमेंट करना उनका काम है। बड़े घराने के लीडर हैं, जाहिर है कि फैमिली से भी उनको बहुत चीज़ें मिलती होंगी। कराची आज ओपन है, खिदमत करेंगे उनका हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कराची पर लीडरशिप ढूंढेगा अपनी, ढूंढनी नहीं चाहिए, बिलावल साहब को चाहिए उस कराची की लीडरशिप को एक्वायर करें। अच्छा रज़ा भाई, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी इतने अरसे हुकूमत करी सिंध के ऊपर भी, क्या समझते हैं क्यों नहीं डिलीवर कर पाए सिंध में? बहुत सी चीज़ों में उनकी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी चीज़ों में वो नहीं कर पाए, वो खुद भी मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने की, जैसे हेल्थ के शोबे में बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। और पहली हुकूमत का जो दौर है उसमें बड़ा एक कन्फ्यूज किस्म की कोalition थी MKM और पीपल्स पार्टी की, जिसमें कि पावर शेयरिंग थी, और पावर शेयरिंग में जो शहरी इलाकों के मामला थे वो गवर्नर सिंध उसको ओवरसी करते थे। उनके साथ 2 मिनिस्टर थे, मैं और डॉक्टर सगीर, हम उनकी हेल्प करते थे उसको ओवरसी करने में। तो वो अपने आप को उस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं कर पाए शहरी इलाकों में, क्योंकि MKM वैसे कोलिशन पार्टनर एक पावर शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उसको ओवरसी कर रही थी। दूसरा, जो जहाँ तक उसके बाद का ताल्लुक है, तो उसके बाद भी मेरे ख्याल में 1.5 साल तक MKM उनकी कोलिशन पार्टनर रही है, और लेकिन पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारियाँ उसकी रिसोर्सेज के हवाले से, एक 15 साल दौर के हवाले से जो उनको करना चाहिए था, मेरे ख्याल में उस लेवल पे वो शहर की और सूबे की खिदमत नहीं कर सके। लेकिन उनके जो बहुत सारे और काम हैं जो उनके मशहूर में भी जिनका जिक्र है, जो थरकूल का प्रोजेक्ट है, उसके साथ डेवलपमेंट है, जो सड़कों का निज़ाम है, जो इंटीरियर में उन्होंने अच्छा बनाया है, हेल्थ सेक्टर में जो काम किया है, जैसा UT है, इसमें सिंध गवर्नमेंट का बड़ा हिस्सा है ना, इंडस हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट बड़ा हिस्सा है, NICVD है, ये उनका एक स्टार प्रोजेक्ट्स है ना सारे के सारे। तो हेल्थ में बड़े अच्छे काम है, साइबर नाइफ ऑपरेशन होता है, फिर IBS सखर का है, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल खोला है उन्होंने। तो इस तरह के काम पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो एक नज़र आने वाले काम होने चाहिए थे, जो ब्यूटिफिकेशन के हैं या म्यूनसिपल लेवल के हैं, उसमें देखें ना कि कराची में 2015 से 2020 तक MKM का मेयर रहा है,
तो वो जो ब्रेक्स में होता रहा है और वो जो एक पार्टनरशिप नहीं बन पाई है कि एमकेएम पीटीआई के साथ चल रही है विफाक में और सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो चैलेंजिंग आपस में रहा ना। तो कहीं ना कहीं हमें भी अब ये सोचना होगा कि इसीलिए मैंने कहा ना कि अब एक आइडियल दौर है पीपल्स पार्टी के बाद, और आइडियल दौर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट बैठे हुए, विफाकी हुकूमत से इनकी एक कोलिशन तो है ना, बहरहाल अगर कैबिनेट में नहीं भी गए तो अलायंस तो है ना। तो अब ये बेहतर उसमें है कि हम इस 5 साल के दौर को, पिछले 15 साल की भी बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन यार वहाँ क्यों जाए, हाँ क्या फ़ायदा होगा। इस 5 साल की बात करते हैं ना कि इनके पास ये रिसोर्सेज है, अब अगर इसमें डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर इनका लॉस होगा, पॉलिटिकल लॉस होगा। अच्छा, एक आपकी जो पॉलिटिकल स्पीड है उस पेस को बढ़ाएंगे या इसी पेस पर काम करते रहेंगे? इट ऑल डिपेंड्स, काम से ज़्यादा तेज नहीं चल सकता मैं। अच्छा, तो किस चीज पे डिपेंड करता है? काम पे, हाँ, काम पे डिपेंड करते हैं। काम से तेज नहीं चल सकता मैं, काम होगा तो मैं तेज चलूंगा, काम नहीं होगा तो आई एम ओके। और मेरी एडवाइजरी कैपेसिटी एज अ पार्टी सपोर्टर, वर्कर एंड ऑल्सो एज समवन हू नोज अबाउट कराची इश्यूज, वो हमेशा रहेगी। वो चाहे मेरी सुनी जाए ना सुने, मेरा काम है बता देना, लीडरशिप को इन्फॉर्म करना, उनको आगाही देना, मानना ना मानना उनकी काम है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो जाती है। हाँ, कल को कहेंगे रजा साहब आपको क्या जिम्मेदारी दी जाए, कैसे बात की जाए, तो वो बैठ कर डिस्कस करेंगे, क्या है चले उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारियों पे बात पीपल्स पार्टी के साथ हुई नहीं। ना उन्होंने की है ना मैंने उनसे की है। मतलब हम इंतजार करें कि रजा भाई जो है हमें जल्द। मुझ पर इंतजार ना करें, हाँ। आप बिलावल भुट्टो साहब पे इंतजार करें, हाँ, उनको डिलीवर करना है। उनके पास ऑलरेडी मुराद अली शाह, मुर्जा वहाब और सईद गनी की शक्ल में तीनों अच्छे लोग हैं। मुराद अली शाह इज वेरी कॉम्पिटेंट, मुर्जा वहाब गुड फेस है कराची का, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं 1.5 साल पहले से, और फिर अब मेयर बने तो तजुर्बे के साथ आ रहे हैं। सईद गनी कराची के, मुर्जा वहाब कराची के, तो ऑलरेडी इनके पास सारा का सारा इक्वेशन है। अब इसको किस तरीके से वो लेकर एज टीम चलते हैं, और हमें भी अगर कहते हैं किसी तरह आप इसमें कहीं आ जाए और हेल्प आउट कर दें तो और दें मिलेंगे। अच्छा ये बताएं रजा भाई, ये जो मुल्क की सियासत है इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार होता है? कहाँ कहाँ जिंदगी गुजारी है यार। नहीं, हमें थोड़ा बेचारों को इतना नहीं पता होता ना, तो वो थोड़ा सा जानना चाहते हमें। ग्राउंड रियलिटीज है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। वजूहत उसकी ये है कि हमारे यहाँ सियासी पार्टियाँ कमज़ोर हैं। जब सियासी पार्टियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो स्पेस क्रिएट होती है दूसरे इदारों के लिए कि उसको आगे वैक्यूम को फिल करें। जब हर सियासी पार्टी जो इक़्तिदार में हो उसको गिराने के लिए अपोजिशन की सियासी पार्टी उधर ही का रुख करेगी, तो उस रोल को आप इन्वाइट करते हैं, और फिर रोल एक दफ़ा इन्विटेशन लेके एंटर हो जाए ना तो उसका एक्सिट नहीं है, फिर वो स्टे करता है। अच्छा, इतने सालों के बाद आप सियासत से थोड़ा सा दूर भी रहे, फिर अब वापस आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान में रहने का इरादा है या फिर वापस जाने का इरादा है? नहीं, मेरी फैमिली तो सेटल्ड है। बुनियादी तौर पे मकसद ये नहीं कि देखें इस एज में आके, इस तजुर्बे के साथ आप चाहते हैं कि आप डिलीवरी दें। आइडल नहीं बैठ सकता बंदा। सही है। तो अगर काम है तो यहाँ पर मौजूद है, वरना जाहिर है कि यहाँ क्या करेंगे। सियासत के अलावा क्या मसरूफियात हैं? कैसे दिन गुजारना पसंद करते हैं? क्या शौक है सियासत के अलावा भी? नहीं, मेरे शौक बस सियासत से ही रिलेटेड है, क्योंकि इतना अरसा कर ली ना एमटीएम की सियासत में। आपको पता है कि वो एग्जाइल में भी थे तो इतना टाइम ही नहीं बचता था कुछ। एक ज़माने क्रिकेट खेलते थे, अच्छी क्रिकेट बहुत खेली है। कंसल्टेंसी चलाता हूँ मीडिया मार्केटिंग की छोटी सी, वो करता हूँ। गाने सुनने का शौक है, अच्छी गज़लें हो, कवाली हो, ये ज़्यादा मेरा शौक है सुनने का। किताबें पढ़ने का शौक है, अच्छी किताब हो, कोई रेकमेंड करे तो ज़रूर पढ़ता हूँ, वरना जाके ढूंढ के लेता हूँ किताब। बुक रीडिंग है मेरा शौक। इसके अलावा मुझे शौक है सीरत पढ़ने का। अच्छा, सीरत नबी पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। मुख्तलिफ राइटर्स की तरफ से जो सीरत नबी मैंने पढ़ी है, अंग्रेज़ों की लिखी हुई पढ़ी है। अच्छा, और वो बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब जहाँ आप सीरत जो है वो हमारे लोग ही पढ़ते हैं, वहाँ किसी अंग्रेज़ की लिखी हुई या नॉन मुस्लिम की लिखी हुई सीरत आप ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि उनका लिखने का अंदाज़ बड़ा ऑब्जेक्टिव है। हाँ। और ऑब्जेक्टिव भी उन्होंने हर वाक़े के ऊपर जो है ना वो, और बड़ा न्यूट्रल भी होता होगा। न्यूट्रल है। और उन्होंने जो है ना ऐसे ऐसे वाक़यात को उसमें बड़े नैरेटिवली समझाया है जो शायद हमारी सीरत के अंदर वो ज़्यादा लफाजी हो गई है उसके अंदर। वो ज़्यादा उसके अंदर जो है ना हमने सो
अल्फाज में इतना कर दिया कि असल वाक़या खो जाता है। लेकिन जो जो नॉन मुस्लिम लिख रहा है वो उस वाक़े को बड़ी एनालिटिकली और बड़ी प्रैग्मेटिकली लिख रहा है। तो आप दोनों को पढ़ें। मैं ये नहीं कर रहा आप इसको ना पढ़ें, आप इसको ही पढ़ें, आप उसको ही पढ़ें, उसके बाद आपका एक व्यू बड़ा क्लियर होता है कि नहीं यार, लीडर तो दुनिया में एक ही था, बिल्कुल, इससे बड़ा तो कोई लीडर ही कोई नहीं। कोई दो राय नहीं है। कि उस लीडर में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया है ना, और जो उनकी स्ट्रगल है, वो अगर आप पढ़ लें तो आप हर लीडर को आप फेल कर देंगे। आप बोलेंगे यार ये पैमाने, हर चीज़ तो करके दिखा दी उन्होंने। आप मैसेजिंग कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होती है, प्रोपगेशन कैसे होती है, जब आप पे जुल्म हो रहा हो तो कैसे काम करना है, जंगें कैसे लड़नी है, बिल्कुल, मुआहदे कैसे करने हैं, दुश्मन से मुआहदे कैसे करने हैं। यू सी, मतलब उनकी पॉलिटिकल थॉट्स भी थी ना, बिल्कुल, बिल्कुल, कि हिजरत कर रहे हैं, हिजरत कैसे करनी है, वहाँ जाके मुआहदा क्या करना है, उसमें लॉन्ग टर्म उनकी पॉलिसीज क्या थी। आपको सब नजर आता है कि भाई बड़ा थिंकिंग काम करती हैं वो सारी, थिंकिंग काम हो रहे थे भाई। उनके साथ के कंपेनियंस को देखें जिनको आप साहिबा कराम कहते हैं, उनके आप रोल देखें, तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको बड़ी क्लैरिटी मिलती है कि यार ये जो कहते हैं ना फलां लीडर बकवास बात है। आप लीडर एक ही रखें भाई, आप उनको पढ़ें, लेकिन उनको अडॉप्ट करें, और फिर आप उन्हें जब अडॉप्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि नहीं यार हर बात का हल सीरत के अंदर मौजूद है, उसको ढूंढना आपने, और आपको चीज़ ऐसी क्लियर नजर आती चली जाएगी। ये जो बोलते हैं ना वो हमारा लीडर है, उसने बना रियासत देख ली, नहीं भाई कोई नहीं है लीडर, जो है उसी को देखो, उसी को पढ़ो। ये बस ठीक है दुनियावी तौर पे इनको आपने अपना वक्ती रहनुमा मान लिया, लीडर नहीं बोलो यार। हमारे यहाँ जो है वो सियासत में खाली रियासत मदीना की बातें ही। तो वो जो सीरत है ना, उसका मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राइटर्स की पढ़ना, एक पढ़ के मत रुक जाइएगा। अगर शौक है तो उसको पढ़ें, मुख्तलिफ राइटर्स की पढ़ें, और नॉन मुस्लिम ने जो लिखा है ना वो ज़रूर पढ़ें। ज़रूर पढ़ेंगे हम भी। थैंक यू रज़ा भाई, आपने अपना टाइम निकाला, बहुत मज़ा आया, थैंक यू। हमारे पास आए, बड़े खुल के आपने हमसे बातें करी, और हमारे व्यूअर्स जो है वो रज़ा हारून साहब को सुन रहे थे। अपने व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।